देशों की यात्रा किन मायनों में ऐतिहासिक रही है, हम आपको बताएंगे। विशेष का आज हमारा विषय है पीएम मोदी की यात्रा, 3 देश बड़ा संदेश। पीएम मोदी की यात्रा, 3 देश बड़ा संदेश, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा, 3 देश बड़ा संदेश, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर एसआर तायल, जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है, जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर तायल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समीर चौगावकर, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर चौगावकर, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, तो 3 देश बड़ा संदेश, क्या बड़ा राजनीतिक या ये कहा जाए कूटनीतिक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन 3 देशों की यात्रा से निकलता है? कैसे आकलन करेंगे इन 3 देशों की प्रधानमंत्री की यात्रा का आप? मेरे लिए सवाल है। जी, सवाल आपके लिए है सर। जी देखिए, ये जो हिंद प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, उसमें भारत की जो रणनीति है उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री का जो 3 देशों का दौरा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारे दर्शकों को ये भी याद रखना चाहिए कि अप्रैल में कोरिया के राष्ट्रपति यहाँ आए थे। अभी कुछ दिन पहले जापान की प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आई थी। जी। तो इस क्षेत्र की 5 जो लोकतांत्रिक देश हैं उनसे भारत की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो पहले न्यूजीलैंड के साथ नहीं थी, पर अभी प्रधानमंत्री के दौरे में न्यूजीलैंड के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है। तो कैसे पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्टेबल रखा जाए, शांतिपूर्ण रखा जाए और समृद्धि की ओर वो तेजी से बढ़े, मैं समझता हूँ उसके लिए तो एक आयाम है जो प्रधानमंत्री ने जो भी वहाँ वार्ता की और जो भी एग्रीमेंट्स हुए। और दूसरा है द्विपक्षीय, बाइलेटरल, कि भारत ने इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ जो भी समझौते किए, 14-15 समझौते तीनों देशों के साथ अलग अलग हुए हैं, जो सब इकोनॉमी से लेकर रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, पीपल टू पीपल, पूरा जो एक 2 देशों के बीच में रिश्ता होता है, संबंध होते हैं, उनको कैसे नए आयाम और नई दिशा दी जाए और दोनों देश उससे किस तरह बहुत तीव्र गति से विकास की तरफ बढ़े, उसके लिए हम और बात कर सकते हैं। डिफेंस पर भी बहुत बात हुई है जी। और बहुत अच्छे समझौते हुए हैं। इंडोनेशिया को ब्रह्मोस भारत सप्लाई करेगा, एक शक्ति मिसाइल्स की भी बात हुई है। तो हर दृष्टि से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा 3 देशों की बहुत ही सफल रही है और भविष्य के लिए इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत अच्छा प्रभाव उसका रहेगा। जी बिल्कुल। समीर जी, देखिए, तीनों देशों के साथ जो समझौते हुए कई मायनों में उनका बड़ा महत्व है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम, क्रिटिकल मिनरल्स और रक्षा सहयोग, इंडोनेशिया के साथ समुद्री सुरक्षा और न्यूजीलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी एफटीए। तो एफटीए को आगे लागू करने के जो बात हुई, क्या ये तीनों मिलकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चेन का एक नया सुरक्षा कवच तैयार करते हैं? आप इसको इस तरह से भी देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की जो 3 देशों की जो यात्रा रही, जिसमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बहुत रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही है। और आप देखिए, इंडोनेशिया तो मुस्लिम बहुल देश है, वहां प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से स्वागत हुआ, और वहां पर जैसे मलक्का स्टेट पर जो रणनीति बनी है कि चीन उससे बहुत परेशान है, जिस तरीके से भारत ने इंडोनेशिया के साथ तमाम तरह के समझौते किए। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि यूरेनियम को लेकर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम भारत को सप्लाई करेगा, मुझे लगता है ये भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बहुत बड़ा सफल दौरा प्रधानमंत्री का माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे पे वहां पर जो भारतीय लोग हैं उनको भी संबोधित किया। और प्रधानमंत्री की यात्रा ये बताती है कि भाई, प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोटे छोटे देश भी कितने मायने रखते हैं। अगर देश की प्रगति, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2047 विकसित भारत के लिए सिर्फ देश के अंदर आर्थिक प्रगति ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा तमाम दूसरे देशों के साथ रणनीतिक आर्थिक साझेदारी भी जरूरी है। और जिस तरीके से अमेरिका के साथ अभी हमारा ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, जिस तरीके के साथ चीन के साथ उतार चढ़ाव के संबंध रहे, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है,
तमाम बड़े देश अपने रणनीतिक और राजनीतिक उसमें उलझे हुए हैं। ऐसे में भारत ने जिस तरीके से छोटे छोटे देशों के साथ समझौते किए, उनको एक अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, आर्थिक रूप से उसको जोड़ने का काम किया, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बहुत काम आने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी रणनीति की तरह, अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में और साल भर में, तो तमाम छोटे देशों की यात्राएं की है, या उन देशों के लोग बड़े राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत का दौरा किया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 विकसित भारत के लिए इन सभी देशों की महत्वपूर्ण भूमिका समझते हैं और उनको भारत के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन तमाम देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहा है, किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, किसी के साथ एनर्जी पे हो रहा है, किसी के साथ डिफेंस हो रहा है। और डिफेंस में जब भारत अब इतने इंडिपेंडेंट हो रहा है, इतना आत्मनिर्भर होते जा रहा है, तो भारत अब डिफेंस को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इन तमाम छोटे देशों के साथ भारत रक्षा के समझौते कर रहा है और भारत में बनी हुई मिसाइलें और तकनीक इन देशों को भारत सप्लाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत की एक बड़ी यात्रा है। और चीन के दबदबे को कम करने के लिए भारत ने इस तरीके से जो किया है, जो ऑस्ट्रेलिया का रहा है, ऑस्ट्रेलिया और चीन का जिस तरीके से विवाद है, जापान और चीन का जिस तरीके से विवाद है, ऐसे समय में जापान का भारत आना, भारत के प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलिया जाना और वहां पे तमाम रणनीतिक और आर्थिक और तमाम समझौते होना, मुझे लगता है ये एक बड़ी उपलब्धि भारत की है। निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, दिन में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसने इस यात्रा को, प्रधानमंत्री की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। 10 कदम 10 का दम, इसका एक शीर्षक भी दिया गया। जबकि विपक्ष जो है इन विदेश यात्राओं पर प्रधानमंत्री की प्रश्न उठाता रहा है। आपको लगता है कि अब विदेश नीति भी देश की राजनीतिक बहस का स्थायी एक मुद्दा बन चुका है, जबकि विदेश नीति एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिस पर कम से कम विपक्ष को न्यूनतम सहमति बनाकर चलनी चाहिए? समीर जी, आपके लिए सवाल है ये। अच्छा, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे लगता है कि विपक्ष को विदेश नीति पर, मुझे लगता है कि राजनीति से बचना चाहिए। देखिए, विदेश नीति सरकार तय करती है और जिस तरीके से इजराइल को लेकर विपक्ष ने राजनीति करने की कोशिश की कि भारत इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा झुक रहा है, भारत वहां पर इजराइल की गोद में जाकर बैठ रहा है, फिर अमेरिका के साथ जिस तरीके से भारत के ट्रेड एग्रीमेंट को जो डिले हो रहा था उसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री पर विपक्ष ने कटाक्ष करने की कोशिश की, तमाम मोर्चों पर जिस तरीके से भारत की विदेश नीति को कटघरे में खड़े करने की विपक्ष ने कोशिश की। मुझे लगता है कि राजनीति कीजिए, राजनीति को आप, देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप राजनीति कर सकते हो, लेकिन जब विदेश नीति का मामला आता है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को सरकार के साथ इस मामले को लेकर खड़ा होना चाहिए। जब भारत और पाकिस्तान का जब ऑपरेशन सिंदूर का मामला हुआ था, उस समय भी हमने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने इसमें राजनीति करने की कोशिश की थी, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को बचना चाहिए। विदेश नीति किसी पार्टी की नहीं होती, विदेश नीति देश की होती है और देश को उसके साथ खड़े होना चाहिए। जब मनमोहन की सरकार 2004 से लेकर 2014 तक थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हमेशा देश की विदेश नीति का समर्थन किया। ये बात ठीक है कि आपको अगर लगता है कि सरकार को गिरना है तो मानसून सत्र आ रहा है, मानसून सत्र में सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर हो, देश के लिए आर्थिक समझौते कर रहे हो, रणनीतिक समझौते कर रहे हो, रक्षा के क्षेत्र में समझौते कर रहे हो, देश में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने की बात करो, ऐसे समय में आप विदेश में प्रधानमंत्री के रहते देश में विपक्ष के नेता या तमाम दूसरे नेता अगर उस पर प्रश्न होता है विदेश नीति पर, तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है, विपक्ष को इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। एम्बेसडर तायल, जिस तरह से चीन की बात की गई, तो चाहे इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, तीनों लोकतांत्रिक देश हैं और इस इंडो पैसिफिक के एक बड़े, जिसको रणनीतिक तौर पर उनका बहुत अहम स्थान है। तो आपको क्या ये लगता है कि भारत इन देशों के साथ में, चीन के साथ बिना किसी टकराव के इस पूरी स्थिति में वो अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर रहा है? कैसे देखते हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल, भारत अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है। और जो जितने देश भारत के प्रधानमंत्री ने जो अभी जहाँ गए, हर जगह सबको कुछ ना कुछ चीन से नाराजगी है। जिस तरह से पूरा साउथ चाइना सी में चीन आगे बढ़ रहा है, पैसिफिक आइलैंड्स देशों में चीन अपना प्रभाव बहुत बढ़ा रहा है। और जहाँ पर पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का बहुत प्रभाव था, तो उसमें वहाँ भी चीन आगे काफी घुस रहा है। तो इस तरह बिना डायरेक्टली चाइना का नाम लिए, पर ये एक रणनीति हर देश की इस समय हिंद प्रशांत क्षेत्र में है कि अपनी क्षमता बढ़ाए। एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो बात होती है, उसका मतलब ये है
कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे जी। और खुद ही सक्षम हो। मैं समझता हूँ कि जिस तरह भारत की नीति पूरी प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र में चल रही है, जैसे फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई करना, अभी इंडोनेशिया को ब्रह्मोस की बात अब बिल्कुल फाइनल है, शायद वियतनाम को भी ये दिए जाएंगे। तो रणनीति ये है कि हर देश, और लोकतांत्रिक हो तो और भी अच्छा है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का, वो स्वयं सक्षम हो। और भारत एक कलेक्टिव सिक्योरिटी में विश्वास करता है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की सुरक्षा को बढ़ाएं, एक दूसरे की सुरक्षा को और उसको बलवान करें, और एक देश पर ना निर्भर हो, और न कोई ऐसा समय आए कि एक देश का वर्चस्व पूरे इस क्षेत्र में हो जाए। समीर जी, एक और राजनीतिक सवाल चलते चलते आपसे कि आपने देखा कि बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें प्रधानमंत्री की यात्रा की सफलता के 10 सूत्र तो जो बताए ही, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी की अनुपस्थिति या उनकी राजनीतिक कार्यशैली पर भी प्रश्न उठाए हैं। आप कैसे आकलन करेंगे इसका? देखिए, मुझे लगता है निखिल जी, ये पहली बार नहीं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के विदेश दौरे को लेकर प्रश्न उठाया, और जनता लगातार पूछती रही कि कभी जब भी महत्वपूर्ण मौका होता है राहुल गांधी विदेश रहते हैं, ठीक है, विदेश राहुल गांधी जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आधिकारिक रूप से अगर बताकर जाए कि राहुल गांधी इस देश की इतनी दिनों की यात्रा करने वाले हैं, उनके यहाँ पर ये कार्यक्रम है, तो न सत्ता पक्ष उनसे प्रश्न पूछेगा, ना जनता के बीच इस बात को लेकर किसी तरह के भ्रम की स्थिति रहेगी। जब अब अभी देखिए पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर टूटने की स्थिति पहुंच गई है, चन्नी पार्टी छोड़ने की स्थिति में पहुंच गए, वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, और राहुल गांधी कहा, ये किसी को भनक नहीं है। राहुल गांधी का अभी बिहार के अंदर कार्यक्रम था, प्रयागराज में कार्यक्रम था, राहुल गांधी को अब दोनों कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो गए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस अधिकारिक रूप से बताने की स्थिति में नहीं है कि राहुल गांधी कहां पर है। मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जब भी विदेश में जाए तो देश की जनता को और सरकार को बताकर जाए। उनकी सुरक्षा की भी चिंता सरकार को रहती है। विपक्ष के नेता है, बड़े परिवार से आते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी उनकी जानकारी देश की सरकार को और विपक्ष को होना चाहिए, और सत्ता पक्ष को बता के जाना चाहिए। राहुल गांधी के यहाँ तो बिना बताए लंबे समय तक विदेश चले जाते हैं। पिछली बार जब उपराष्ट्रपति का चुनाव के समय मतदान होने वाला था, उस समय भी राहुल गांधी विदेश में थे, मतदान के एक दिन पहले लौटे थे। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अभी आदत में आ गया है। बीजेपी ने आज प्रश्न पूछे, अब देखते हैं कल कांग्रेस का जवाब देती है कि नहीं देती है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी अब एक बड़े नेता, विपक्ष के नेता है, बड़ी पार्टी के नेता है। अगर आपको प्रधानमंत्री मोदी के साथ चुनाव में मुकाबला करना है, उनको तमाम मोर्चों पर गिरना है, तो राहुल गांधी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि बिना बताए वो लंबे समय तक विदेश के दौरे पर क्यों रहते हैं। जी बिल्कुल, और ये सवाल बनता भी है, उठता भी है, और इसीलिए उनसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि वो स्वयं प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर प्रश्न उठाते हैं, तो ये सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए समीर चौगाकर जी और एम्बेसडर तायल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक